वेलकम टू एल के अकेडमी। मैं आकाश मेहता। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स सितंबर फर्स्ट वीक के। लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट न्यूज। हमारे पहली न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली इंडिया और चाइना के बीच में एक मीटिंग हुई थी फ्रेंड्स। हाँ यस, इंडिया और चाइना के बीच में मीटिंग हुई थी। 31 नंबर की WMCC मीटिंग हुई थी। ये WMCC का फुल फॉर्म क्या है फ्रेंड्स? तो वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन द इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। इस WMCC का फुल फॉर्म क्या है? वर्किंग मैकेनिज्म फॉर कंसल्टेशन एंड कोऑर्डिनेशन ऑन इंडिया चाइना बॉर्डर अफेयर्स। राइट। तो नाम से पता चलता है इस मीटिंग का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था। तो कि इंडिया और चाइना का जो बॉर्डर अफेयर्स है, जो बॉर्डर डिस्प्यूट्स है दोनों देशों के बीच में, उसके अंदर कंसल्टेशन करना और कोऑर्डिनेशन करना, मतलब सिंपली अगर मैं सिंपल भाषा में बोलूँ तो समाधान करना। जो बॉर्डर इश्यूज हमारे चल रहे हैं उनके अंदर, जो हमारे डिस्प्यूट्स चल रहे हैं उसके अंदर समाधान करने के लिए यहाँ पे इंडिया और चाइना के बीच में मीटिंग हुई थी 31 नंबर की। ध्यान में रखना है। ओके। राइट। और इस मीटिंग को हमारी तरफ से किसने अटेम्प्ट किया था? तो जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर है एस जयशंकर जी, उन्होंने इस मीटिंग को अटेम्प्ट किया था। राइट। चलो, ये तो करंट न्यूज़ है। ये तो करंट न्यूज़ है जो हमारे लिए इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन हमारे लिए इम्पोर्टेंट है कि इंडिया और चाइना के बीच में कौन से बॉर्डर इश्यूज प्रवर्तमान है। इंडिया और चाइना के लिए ये मीटिंग क्यों इतनी इम्पोर्टेंट थी, इसके बारे में बात करते हैं। राइट। देखो, जो बॉर्डर पे डिस्प्यूट चल रहा है इंडिया और चाइना के बीच में, बराबर ना? ओके। उसको पॉइंट ऑफ कंसर्न बोला गया है। राइट ना? सबसे पहला पॉइंट, पॉइंट ऑफ कंसर्न। पॉइंट ऑफ कंसर्न का मतलब क्या है कि इंडिया और चाइना के बीच में जहाँ पे बॉर्डर का डिस्प्यूट चल रहा है उसको बोला गया है पॉइंट ऑफ कंसर्न। राइट ना? ओके। और इंडिया शेयर्स अ बाउंड्री अबाउट 4050 किलोमीटर विद चाइना। इंडिया चाइना के साथ कितना बाउंड्री कवर कर रहा है? 4050 किलोमीटर का। और जो डिस्प्यूटेड एरिया है उसमें से वो 3290 किलोमीटर का है। राइट ना? इंडिया टोटल मिला के चाइना के साथ 4050 किलोमीटर का बाउंड्री कवर कर रहा है, और उसमें से बोल सकते हैं कि पॉइंट ऑफ कंसर्न कितना किलोमीटर का है? 3290 किलोमीटर का है। ओके। अभी कौन कौन सा पॉइंट ऑफ कंसर्न है उसकी अगर हम बात करें। राइट। तो ये जो रीजन है, ये जो रेड बाउंड्री जो कवर की गई है, बराबर ना? ओके। वो अ, जो लद्दाख रेंज वाला रीजन है, बराबर ना? जम्मू कश्मीर और लद्दाख रेंज वाला रीजन है, और इसमें 2150 किलोमीटर में हम बॉर्डर शेयर करते हैं चाइना के साथ, बराबर ना? जो डिस्प्यूटेड एरिया है। अगर मैं इसकी बात करूँ, ये जो येलो कलर वाला जो एरिया है वो हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के साथ शेयर करता है चाइना उसको, और टोटल मिला के 625 किलोमीटर का ये डिस्प्यूटेड एरिया है। और अगर मैं इसके बारे में बात करूँ, ये वाला जो रीजन है पूरा ब्लू कलर की पट्टी वाला, बराबर ना? वो ईस्टर्न साइड वाला है। टोटल 1140 किलोमीटर का यहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है अलॉन्ग विद अरुणाचल प्रदेश विद चाइना, बराबर ना? तो टोटल मिला के ये 2150 किलोमीटर का रीजन जो वेस्टर्न साइड पे है, बराबर। ये 625 किलोमीटर का जो सेंट्रल साइड पे है, अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव से बात करें तो। और अगर मैं इंडिया की ईस्टर्न साइड की अगर बात करूँ, बराबर ना? तो वहाँ पे अरुणाचल प्रदेश के साथ डिस्प्यूटेड एरिया है 1140 किलोमीटर का। ध्यान में रखना है। टोटल मिला के 3290 किलोमीटर का डिस्प्यूटेड एरिया है जो हम चाइना के साथ शेयर करते हैं, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंसर्न। टोटल मिला के हम चाइना के साथ 4050 किलोमीटर का एरिया कवर करते हैं। राइट ना? ओके। तो ये पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक ये पूरा चाइना है फ्रेंड्स, बराबर ना? ओके। ये वाला जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो रेंज है 2150 किलोमीटर का। उसके अलावा ये जो उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश वाला जो रेंज है 625 किलोमीटर का। और ये जो ईस्टर्न साइड वाला जो रेंज है वो अरुणाचल प्रदेश के साथ डिस्प्यूटेड एरिया है 1140 किलोमीटर का। ध्यान में रखना है, बराबर ना? ओके। अगर हम इस मैप में देखें तो ये जो जितने भी रेड कलर वाले जो स्पॉट है ना फ्रेंड्स, वो डिस्प्यूटेड एरिया है। मतलब जो वेस्टर्न सेक्टर का जो था, अभी जो हमने देखा ये वाला पोर्शन, बराबर, वेस्टर्न साइड वाला पोर्शन, जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला जो रेंज देखा हमने, उसमें अक्साई चीन, आपने नाम सुना होगा। अक्साई चीन सबसे डिस्प्यूटेड एरिया है इंडिया और चाइना के बीच में, बराबर ना? ओके। अगर मैं सेंट्रल सेक्टर की बात करूँ तो ये वाला पोर्शन डिस्प्यूटेड एरिया है, ये वाला पोर्शन। और अगर हम ईस्टर्न सेक्टर की बात करें तो ये वाला जो पोर्शन है अरुणाचल प्रदेश का वो डिस्प्यूटेड एरिया है, बराबर ना? ओके। राइट। तो यहाँ पे 1325 किलोमीटर का, यहाँ पे 545 किलोमीटर का, और 1570 किलोमीटर का, जो टोटल मिला के
लगभग 3200 किलोमीटर के आसपास का एरिया इंडिया और चाइना के बीच में डिस्प्यूटेड एरिया, जिसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कंसर्न, राइट ना। ओके, तो यही डिस्प्यूटेड एरिया है, डिस्प्यूटेड बाउंड्रीज है जो इंडिया और चाइना के बीच में, और जो इंडिया और चाइना के बीच में जो बाउंड्री जो शेयर होती है उसको हम बोलते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या बोलते हैं फ्रेंड्स? लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। और जो इंडिया और पाकिस्तान के बीच में जो बाउंड्री शेयर होती है उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कंट्रोल। ध्यान में रखना है, एलओसी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल इंडिया और चाइना के बीच में। ओके, और टोटल मिला के हम लगभग 4000 किलोमीटर का बाउंड्री कवर करते हैं, बाउंड्री शेयर करते हैं दोनों देश एक दूसरे के साथ, और उसमें से 3200 किलोमीटर का जो बाउंड्री है वो डिस्प्यूटेड है, और उसको ही रिजोल्व करने के लिए, उसके अंदर समाधान करने के लिए इस मीटिंग का आयोजन किया गया था। तो आई थिंक आपको इस न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स कि इंडिया और चाइना का कहाँ कहाँ पे डिस्प्यूटेड एरिया है वो आपको पता होना चाहिए, राइट ना। ओके, नेक्स्ट टॉपिक है फ्रेंड्स मेजर पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। रिसेंट न्यूज़ में क्यों है कि अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने अप्रूव किया है द डेवलपमेंट ऑफ ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट एट द वडवान इन महाराष्ट्र। तो वडवान के अंदर एक ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट बनाया जा रहा है, उसको अप्रूवमेंट मिला है यूनियन कैबिनेट द्वारा। सबसे पहले इस न्यूज़ के अंदर आपको समझना है कि व्हाट इज अ ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो फ्रेंड्स, ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट का मतलब क्या होता है कि is a infrastructure which is developed on the empty land or previously undeveloped land in a project commissioning। देखो, फॉर एग्जांपल पहले एक वीरान जमीन थी, और उस वीरान जमीन के ऊपर उसको डेवलप करके एक यहाँ पे पोर्ट बनाया जा रहा है। मतलब एक लैंड कि जहाँ पे अभी तक कुछ भी नहीं था, अनडेवलप्ड लैंड थी, और वहां पे अभी कोई चीज बनाई जा रही है, तो ऐसे प्रोजेक्ट को बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। अगर वहां पे ऑलरेडी कोई पोर्ट होता और उसको जस्ट रिनोवेट किया जाता तो उसको बोलते थे ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। तो व्हाट इज ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट? ऑलरेडी कोई प्रोजेक्ट कमीशन है, जस्ट उसके अंदर कुछ फेरफार करके कुछ रीडेवलप किया गया अथवा रिनोवेट किया गया, इसको बोलते हैं ब्राउनफील्ड प्रोजेक्ट। लेकिन वहां पे कुछ भी नहीं था, पूरा का पूरा नया प्रोजेक्ट है, उसको बोलते हैं ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट। तो ये जो पोर्ट बनाया जा रहा है मेजर पोर्ट है। व्हाट इज मेजर पोर्ट, व्हाट इज माइनर पोर्ट हम डिस्कस करेंगे। लेकिन ये मेजर पोर्ट, वो भी ग्रीनफील्ड मेजर पोर्ट बनाया जा रहा है वडवान के अंदर, महाराष्ट्र के वडवान के अंदर। ऐसा अप्रूवमेंट मिला है यूनियन कैबिनेट के द्वारा, ध्यान में रखना है। ये जो पोर्ट है इसको कंस्ट्रक्ट किया गया है स्पेशल पर्पस व्हीकल के द्वारा। ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल मतलब एक स्पेसिफिक संस्था बनाई गई है इस पोर्ट को बनाने के लिए। और ये जो स्पेशल पर्पस व्हीकल है वो किसके द्वारा फॉर्म किया गया है? तो जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी एंड महाराष्ट्र मेरीटाइम बोर्ड, इन दोनों ने साथ में मिलकर एक स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया है इस पर्टिकुलर पोर्ट को बनाने के लिए। सिंपल, बराबर ना। ओके, तो कौन सी दोनों संस्था के द्वारा इस पोर्ट को बनाया जा रहा है? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी और महाराष्ट्र मैरीटाइम बोर्ड, इन दोनों के द्वारा एक संस्था बनाई गई है, स्पेशल पर्पस व्हीकल बनाया गया है जो इस पोर्ट को, इस पोर्ट के कंस्ट्रक्शन को ध्यान में रखेगा। सिंपल, बराबर ना। ओके, अगर मैं वडवान पोर्ट की बात करूं फ्रेंड्स, तो प्रोजेक्ट विच इज अलाइन विद द ऑब्जेक्टिव ऑफ द पीएम गति शक्ति प्रोग्राम। तो ये जो वडवान पोर्ट बनाया जा रहा है वो कौन से प्रोग्राम के अंदर में बनाया जा रहा है फ्रेंड्स? पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के अंडर में। आपको मैंने पहले भी ये पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के बारे में आपको समझाया है। पीएम गति शक्ति प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है जो इंडिया का ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, बराबर ना, उसको ऑप्टिमाइज करना, उसको एफिशिएंट करना। सिंपल, बराबर ना। ओके, तो ये पीएम गति शक्ति प्रोग्राम के अंडर में इसको बनाया जा रहा है। और ये जो पोर्ट है वो, अगर मैं पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो पालघर डिस्ट्रिक्ट के अंदर बनाया जा रहा है वडवान पोर्ट, बराबर ना। ओके, और ये जो पोर्ट है वो ट्रिपल पी मॉडल के ऊपर बनाया जा रहा है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। तो ये पोर्ट है वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप मॉडल पे बनाया जा रहा है। सिंपल, बराबर ना। ओके, और पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के अंदर भी लैंड लोन मॉडल। लैंड लोन मॉडल का मतलब क्या हो गया कि जो पोर्ट अथॉरिटी है वो रेगुलेटरी बॉडी की तरह काम करेगी, और जो प्राइवेट कंपनीज है वो ऑपरेशंस कैरी आउट करेगी, बराबर। तो रेगुलेटरी बॉडी कौन होगी? ये पोर्ट अथॉरिटी। कौन सी? जवाहरलाल नेहरू पोर्ट अथॉरिटी, वो रेगुलेटरी बॉडी होगी। और इसके ऑपरेशंस कौन कैरी आउट करेगा? तो प्राइवेट कंपनीज कैरी आउट करेगा। तो इसको बोलते हैं लैंड लोड मॉडल, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप बोलते हैं, राइट ना। ओके, अगर मैं इस पोर्ट के बारे में बात करूँ तो इस पोर्ट को कंस्ट्रक्ट किया जाएगा दो फेजेस के अंदर। टोटल कैपेसिटी उसकी होगी 23.2 मिलियन टीईयूज, 20 फुट इक्विवेलेंट ऑफ कंटेनर होल्डिंग कैपेसिटी। तो ये उसका मेजरमेंट का यूनिट है। ये दो फेजेस के अंदर बनाया जा रहा मेजर पोर्ट है। 23.2 मिलियन 20 फुट इक्विवेलेंट्स ऑफ कंटेनर होल्डिंग कैपेसिटी होगी उसकी।
द पोर्ट इज टू हैव अ ड्राफ्ट ऑफ 20 to 20 meters अलाउइंग द हैंडलिंग ऑफ द मेगा वेसल्स, बराबर ना। तो उसके ऊपर हम मेगा वेसल्स को भी कैरी आउट कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो ऐसा मतलब एक बड़ी कैपेसिटी वाला ये पोर्ट होगा, राइट। और अगर मैं इस प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ फ्रेंड्स, तो ये प्रोजेक्ट जब इम्प्लीमेंट होगा ना, तो बहुत बड़े बड़े जो हमारे कॉरिडोर्स हैं, बराबर ना, उसको बूस्ट मिलेगा। कौन कौन से कॉरिडोर, फॉर एग्जांपल, तो आईमेक कॉरिडोर इंडिया, मिडल ईस्ट, यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, और INSTC, इंडियन इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर। तो ये दोनों कॉरिडोर को बहुत ही बूस्ट मिलने वाला है इस पर्टिकुलर प्रोजेक्ट से। कैसे मिलने वाला है, इसके बारे में बात करें। देखो फ्रेंड्स, ओके, अभी अगर अगर इंडिया से यूरोप सामान पहुंचाना है, अगर हमको इंडिया से यूरोप सामान पहुंचाना, तो हम क्या करते हैं फ्रेंड्स, तो ये जो ब्लू वाला, ये इंडिया का, ये महाराष्ट्र का पोर्ट है, और वहां से हम सामान को भेजते हैं ये वाले रीजन से, बराबर ना। ये वाले रीजन से सामान को भेजते हैं। ये रेड सी हो गया, ये रेड सी हो गया, ये सुएज कैनल हो गया, यहाँ से मेडिटेरियन सी में हमने एंटर किया, और ये पूरा हम घूम के, ये पूरा घूम के, ये इस तरीके से हम ट्रैवल करते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना, ओके। और ये रशिया के अंदर जाना है, अगर फॉर एग्जांपल यूरोप के अंदर जाना है, तो हम यहाँ से ट्रैवल कर सकते हैं, राइट ना। ओके, तो अगर हमको इंडिया से कोई सामान यूरोप भेजना है, तो हम अभी ये रास्ता का यूज कर रहे हैं, ये वाले रास्ता का यूज कर रहे हैं, बराबर ना। रेड सी से होते हुए ये सुएज कैनल हो गया, वहां से मेडिटेरियन सी के अंदर, और फिर वहां से हम यूरोप के अंदर एंटर करते हैं, राइट ना। ओके, अभी इसका अल्टरनेटिव अभी आप देखो कि ये पूरा मेरीटाइम रोड है, ये पूरा क्या है, मेरीटाइम रोड है। हम समुद्र का हम यूज कर रहे हैं इस पूरे ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, बराबर ना, ओके। अभी इसी का एक अल्टरनेटिव हमने सोचा है, ये वाला, कि मुंबई से मुंबई से मैरीटाइम वे के माध्यम से हम यूएई तक पहुंचेंगे। यूएई का ये जो जबल अली पोर्ट है, वहां पे सामान लेके हम जा सकते हैं। फिर यूएई से ये जो पूरा मिडल ईस्ट है, ये पूरा मिडल ईस्ट है, उसके अंदर हम रेल के माध्यम से सामान पहुंचाएंगे इसराइल के हाइफा पोर्ट तक। तो यूएई से इसराइल के हाइफा पोर्ट तक सामान कहाँ से पहुंचेगा, रेलवे के माध्यम से पहुंचेगा। और हाइफा पोर्ट से हम यूरोप से कनेक्ट हो जाएंगे। ये जो ग्रीस का पोर्ट है, पीरायस, जो ग्रीस का पोर्ट है, वहां तक, बराबर ना, ओके। तो ये इसराइल के हाइफा पोर्ट से हम सामान कहाँ पे पहुंचाएंगे फ्रेंड्स, तो ये जो पेराइस जो पोर्ट है ग्रीस का, बराबर, वहां तक हम सामान पहुंचाएंगे, राइट ना। ओके, मैरीटाइम रोड का यूज करके। तो यहाँ पे मैरीटाइम वे से हम कहाँ तक पहुंच सकते हैं, मुंबई से यूएई के जेबल अली पोर्ट तक। फिर वहां से रेलवे का यूज करना है, जेबल अली पोर्ट से इसराइल के हाइफा पोर्ट तक रेलवे का यूज करना है। और उसके बाद वापिस मैरीटाइम रूट का यूज करना है इसराइल के हाइफा पोर्ट से ग्रीस के पिरायस पोर्ट तक, बराबर ना, ओके। और ये ग्रीस के माध्यम से हम यूरोप के साथ कनेक्ट हो जाएंगे फ्रेंड्स, बराबर ना। तो अभी इंडिया से यूरोप तक पहुंचने के लिए हमने ये वाला रास्ता प्लान किया है, ओके। और इस रास्ते को क्या बोलते हैं हम, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, बराबर ना, ओके। इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, जिसको हम शॉर्ट में क्या बोलते हैं फ्रेंड्स, आईमेक, बराबर ना। तो ये आईमेक को जब हम इम्प्लीमेंट करेंगे, तभी ये वाला पोर्ट हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, बिकॉज ये महाराष्ट्र का ये वडवान डिस्ट्रिक्ट यहीं पे है फ्रेंड्स, बराबर ना। तो अगर हम यहाँ पे एक मेजर पोर्ट बना देते, तो इसकी पोर्ट कंटेनर कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी, सिंपल, बराबर ना, ओके, राइट। तो जस्ट ध्यान में रखना है, आईमेक का आपको पता चला होगा। महाराष्ट्र पोर्ट से जबल पोर्ट यूएई का मैरीटाइम रूट, जबल पोर्ट से इसराइल का हाइफा पोर्ट रेलवे रूट, और हाइफा पोर्ट से ग्रीस का पेरस पोर्ट, बराबर, वो मैरीटाइम रूट से हम कवर करेंगे फ्रेंड्स, बराबर ना। ये हुआ आईमेक कॉरिडोर। अभी हम बात करते हैं नॉर्थ साउथ, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर, उसके बारे में बात करते हैं। अभी अगर मैं इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर की बात करूं फ्रेंड्स, तो अभी जैसे मैंने आपको बताया कि जो स्टैंडर्ड रूट है, अगर आपको इंडिया से रशिया तक पहुंचना है, तो हम क्या करते हैं, अरेबियन सी से होते हुए ये रेड सी में एंटर किया हमने, ये सुएज कैनाल है, ये मेडिटेरियन सी में हमने एंटर किया, बराबर। फिर ये स्ट्रेट ऑफ गिट्सवर हो गया, ओके। और फिर यहाँ से पूरा घूम के हम नॉर्थ सी से होते हुए, बाल्टिक सी से होते हुए हम कहाँ पे पहुंचते हैं, रशिया के अंदर पहुंचते हैं, सेंट पीटर्सबर्ग के अंदर पहुंचते हैं। तो अगर हमको इंडिया से रशिया सामान पहुंचाना है, तो ये पूरा मैरीटाइम रूट का हम ऐसे यूज करते हैं, अरेबियन सी से होते हुए, फिर से
ये रेड सी हो गया, ये सुएज कैनाल हो गया, ये मेडिटेरियन सी हो गया, ये स्टेट ऑफ गिट्सबार हो गया, और ये नॉर्थ सी और ये बेल्टिक सी से होते हुए हम कहाँ पे पहुंचते हैं, रशिया के अंदर पहुंचते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, ये हमारा स्टैंडर्ड रूट है। अभी इसी को एफिशिएंट बनाने के लिए हमने एक और कॉरिडोर सोचा है, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। इसके अंदर हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, अगर हमको इंडिया से रसिया पहुंच, देखो इंडिया से यूरोप पहुंचना है, इंडिया से यूरोप पहुंचना है तो हम क्या करेंगे, इंडिया से यूरोप पहुंचने के लिए, अगर आपको इंडिया से यूरोप पहुंचना है तो हम इंडिया से यूएई के ये पोर्ट तक, जेबल अली पोर्ट तक, जेबल अली से हाइफा पोर्ट तक इसराइल का, और इसराइल के हाइफा पोर्ट से हम ग्रीस के पेरिस पोर्ट तक पहुंचेंगे, अगर आपको इंडिया से यूरोप पहुंचना है। लेकिन अगर आपको इंडिया से रशिया पहुंचना है तो हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, तो इंडिया से रशिया पहुंचने के लिए हम ईरान, ईरान और अजरबैजान का यूज करेंगे, बराबर ना। क्योंकि ईरान, ईरान के अंदर हमने ऑलरेडी एक अपना पोर्ट डेवलप करके रखा है, इंडिया ने खुद अपना एक पोर्ट डेवलप करके रखा है ईरान के अंदर। देखो फ्रेंड्स, तो इंडिया से हमारा जो सामान जाएगा वो चबाहर पोर्ट, ये ईरान का चबार चबार पोर्ट है जो इंडिया के द्वारा डेवलप किया गया है, बराबर ना। ओके, तो वहां जाएगा हमारा सामान, फिर ईरान के अंदर अगेन रेलवे ट्रांसपोर्टेशन होगा, फिर यहाँ से ये कैस्पियन सी का यूज करके हम यहाँ पे अजरबैजान के ये पोर्ट पे पहुंचेंगे, और फिर वहां से रेलवे के माध्यम से हम कहाँ तक पहुंच जाएंगे, मॉस्को तक पहुंच जाएंगे, बराबर ना। तो ये पूरा नॉर्थ साउथ इकोनॉमिक कॉरिडोर, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर हम डेवलप कर रहे हैं, इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, जो रशिया और इंडिया को कनेक्ट करेगा वाया अजरबैजान और ईरान, ध्यान में रखना है। ओके, तो ये दोनों जो पोर्ट कनेक्ट हो रहे हैं, ये जो दोनों रूट कनेक्ट हो रहे हैं, वो कहाँ पे कनेक्ट हो रहे हैं फ्रेंड्स, महाराष्ट्र के अंदर। तो उसको इफेक्टिव रहने के लिए ये वर्धमान पोर्ट बहुत ही इंपोर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, बराबर ना। ओके, तो आई थिंक आपको इसका सिग्निफिकेंस समझ में आया होगा फ्रेंड्स। अभी अगर मैं पोर्ट्स इन इंडिया के बारे में बात करूँ तो इंडिया के अंदर दो टाइप के, दो कैटेगरी वाले पोर्ट्स है, मेजर पोर्ट्स और माइनर पोर्ट्स, जिसको हम नॉन मेजर पोर्ट्स भी बोलते हैं। मेजर पोर्ट्स जो है उसको कौन इंप्लीमेंट करता है फ्रेंड्स, तो यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवेज इंप्लीमेंट करता है, उसका ध्यान कौन रखता है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स शिपिंग एंड वाटरवे। टोटल 12 फंक्शनल मेजर पोर्ट्स है अभी इंडिया के अंदर। अगर ये कमीशन हो जाएगा जब वर्धमान पोर्ट, तब कितने हो जाएंगे, 13 हो जाएंगे। अगर मैं माइनर पोर्ट्स की बात करूँ तो माइनर पोर्ट्स का जो ज्यूरिसडिक्शन है वो किसके पास है, रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के पास है, बराबर ना। टोटल 200 नॉन मेजर पोर्ट्स है इंडिया के अंदर, ध्यान में रखना है। ओके, आई थिंक आपको इस न्यूज़ में अच्छे समझ में आया होगा फ्रेंड्स। बहुत ही इंपॉर्टेंट आर्टिकल है कि अभी रिसेंटली यूनियन कैबिनेट के द्वारा अप्रूवमेंट मिला है फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द ग्रीन फील्ड मेजर प्रोजेक्ट एट द वर्धमान इन महाराष्ट्र, और ये किस तरीके से डेवलप किया जाएगा, किस कैसा उसका सिग्निफिकेंस है, कैसे आईमेक कॉरिडोर और इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर के अंदर वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है, वो आपको समझ में आया होगा फ्रेंड्स, राइट ना। ओके, चलो हमने नेक्स्ट में फ्रेंड्स, कभी रिसेंटली सेंटर ने प्लान किया टू बूस्ट 2G इथेनॉल प्रोडक्शन, सेटअप एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज टू रिड्यूस द इंपोर्ट। सेंटर ने क्या प्लान किया फ्रेंड्स, एक तो हमारा टारगेट है 2G इथेनॉल प्रोडक्शन को बढ़ाना और एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को इम्प्रूव करना टू रिड्यूस द इंपोर्ट। पहले तो ये हेडलाइन को समझने से पहले हमको समझना पड़ेगा व्हाट इज 2G इथेनॉल, राइट। और 2G इथेनॉल को समझने से पहले इथेनॉल क्या है उसको समझना पड़ेगा, बराबर ना। ओके, चलो न्यूज़ के बारे में बात करते हैं। ओके, अगर मैं इथेनॉल के बारे में बात करूं फ्रेंड्स, तो इथेनॉल इज एन ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज अ क्लियर कलरलेस लिक्विड दैट इज फ्लेमेबल एंड हैज अ कैरेक्टरिस्टिक ऑर्डर। तो इथेनॉल क्या है फ्रेंड्स, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जो एक जिसका कोई कलर नहीं होता, कलरलेस लिक्विड होता है, और लेकिन वो फ्लेमेबल होता है, राइट। ये जो इथेनॉल है ना वो नॉर्मली गन्ने में से बनाया जाता है। उसका अगर मैं प्रोसेस की अगर बात करूँ, फॉर एग्जांपल ये गन्ना है जिसको हम शेरडी बोलते हैं, उसके उसको फर्मेंट किया जाता है, और उसके बाद उसको प्योरीफाई किया जाता है, उसमें से क्या बनता है, इथेनॉल। अभी ये इथेनॉल का यूज हम क्या पे करते हैं, अभी ये इथेनॉल का यूज, अभी देखो पहले तो सबसे पहले अगर इंडिया की बात करूँ तो ईयर बाय ईयर इंडिया के अंदर व्हीकल्स का यूज बहुत बढ़ रहा है। हालांकि अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर आ गए, लेकिन अगर मैं बात करूँ पेट्रोल और डीजल का जो डिमांड है वो ईयर बाय ईयर इंडिया के अंदर बढ़ रहा है। और ये जो पेट्रोल और डीजल है वो नॉर्मली कहाँ से बनते हैं, क्रूड ऑयल से बनते हैं।
कहाँ से बनते हैं फ्रेंड्स? क्रूड ऑयल से। और ये जो क्रूड ऑयल है वो हम भारी मात्रा में इंपोर्ट करवाते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। तो इसके लिए पेट्रोल और डीजल की डिमांड को फुलफिल करने के लिए हम क्रूड ऑयल बहुत ही भारी मात्रा में इंपोर्ट करवाते हैं, बिकॉज ये क्रूड ऑयल हम हमारे इंडिया के अंदर नहीं मिलता, बहुत ही कम मात्रा में मिलता है, बराबर ना। ओके, राइट। तो ये क्रूड ऑयल अभी फॉर एग्जाम्पल अभी अभी तक क्या सिनेरियो है कि अभी तक हम 100% पेट्रोल और 100% डीजल का यूज कर रहे हैं एक पर्टिकुलर व्हीकल के अंदर। लेकिन अभी टेक्नोलॉजी के माध्यम से ऐसा मालूम पड़ा है कि अगर हम पेट्रोल के अंदर इथेनॉल को मिक्स कर दे, इथेनॉल को मिक्स कर दे, इथेनॉल का ब्लेंडिंग कर दे, बराबर ना, जिसको हम बोलेंगे इथेनॉल ब्लेंडिंग पेट्रोल, बराबर ना। तभी भी एक व्हीकल की एफिशिएंसी भी इंप्रूव होती है, कार्बन एमिशन भी कम होता है, बिकॉज ये पेट्रोल और डीजल बहुत ज्यादा कार्बन एमिशन क्रिएट करता है, बराबर ना। तो अगर मैं पेट्रोल के साथ इथेनॉल को मिक्स कर दूं तो अ, ऐसे रिजल्ट मालूम पड़ा है कि एफिशिएंसी भी इंक्रीज होती है, कार्बन एमिशन भी कम होता है, राइट ना। ओके, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल 100% पेट्रोल का यूज करने की जगह पे अगर पेट्रोल 80% हो और 20% इथेनॉल हो तो एमिशन किसका होगा? मात्र 80% का ही होगा। हम कार्बन एमिशन भी कम कर सकते हैं और ये जो पेट्रोल का जो यूसेज है वो भी कम कर सकते हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। 20% तो एटलीस्ट रिडक्शन होगा पेट्रोल के यूसेज के अंदर। तो हम इसके तो पहले हम 20% क्रूड ऑयल को कम इंपोर्ट करवाएंगे, राइट। तो इसकी वजह से हाँ, पेट्रोल को और डीजल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड करने की बात चल रही है और हम ऑलरेडी कर भी चुके हैं। धीरे धीरे हम पेट्रोल को इथेनॉल के साथ ब्लेंड ब्लेंड कर रहे हैं फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके, राइट। ताकि एक तो हमारा इंपोर्ट कम हो क्रूड ऑयल का, कार्बन एमिशन कम हो और एफिशिएंसी इंप्रूव हो, सिंपल, बराबर ना। ओके, अभी ये पेट्रोल के साथ इथेनॉल को ब्लेंड करना है तो ये इथेनॉल को हमको घर पे बनाना पड़ेगा, मतलब डोमेस्टिकली बनाना पड़ेगा। ओके, अब ये इथेनॉल बनता कैसे है फ्रेंड्स? अगर मैं ट्रेडिशनल मेथड की अगर बात करूं फ्रेंड्स इथेनॉल की, तो ये इथेनॉल कैसे बनता है? तो एक फॉर एग्जांपल एक गन्ने का क्रॉप है, उसको फर्मेंट किया, देन उसके बाद उसको प्योरीफाई किया, उसके बाद उसको प्योरीफाई करने के बाद क्या मिलता है? इथेनॉल। और ये इथेनॉल को किसके साथ ब्लेंड किया जाता है? पेट्रोल के साथ। और ये इथेनॉल और पेट्रोल के ब्लेंडिंग को एज ए फ्यूल यूज किया जाता है, बराबर ना। ये नॉर्मल प्रोसेस है। ओके, और ये नॉर्मल प्रोसेस से जो इथेनॉल मिला फ्रेंड्स, इसको हम नॉर्मल इथेनॉल बोलते हैं। लेकिन आप यहाँ पे देखो फ्रेंड्स, यहाँ पे कौन सी इथेनॉल के बारे में बात चल रही है? 2G इथेनॉल के बारे में बात चल रही है, सेकेंड जनरेशन इथेनॉल के बारे में बात चल रही है। तो ये सेकेंड जनरेशन इथेनॉल क्या है? ये जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल है, बराबर, ओके, ये ऐसा इथेनॉल है कि जिसको प्रोड्यूस किया जाता है राइस स्ट्रो के अंदर से, एज अपोज टू द कन्वेंशनल मेथड ऑफ सोर्सिंग इट फ्रॉम द मोलेसिस, जिसको हम शुगर केन बोलते हैं। जो कन्वेंशनल इथेनॉल है उसको हम शुगर केन में से बनाते हैं, लेकिन ये जो सेकंड जनरेशन इथेनॉल है उसको राइस स्ट्रो में से बनाते हैं। राइस स्ट्रो का मतलब क्या हो गया कि फॉर एग्जांपल एक फार्मर है जो जिसने राइस उगाया, राइट, और राइस उग गया और उसके बाद उसने वो क्रॉप निकाल दिया और उसके बाद जो बाकी उसका जो भूसा बचा जिसको हम बोलते हैं राइस स्ट्रो, उसको वो क्या करता है? नॉर्मल वे में उसको बर्न कर देता है ताकि उसको वो नया क्रॉप वहां पे उगा सके, राइट ना। तो इसको बोलते हैं स्टबल बर्निंग, स्टबल बर्निंग, बराबर ना। लेकिन अगर ये स्टबल को बर्न करने की जगह पे अगर मैं राइस का जो स्ट्रो बचा है, जो भूसा बचा है, बराबर ना, उसके माध्यम से यहाँ पे हम इथेनॉल क्रिएट कर सकते हैं और ऐसे इथेनॉल को बोलते हैं सेकेंड जनरेशन इथेनॉल। और ये जो राइस का जो भूसा बचा है, उसका जो स्टबल बचा है, उसमें से इथेनॉल कैसे कन्वर्ट किया जाता है? तो विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, विद द हेल्प ऑफ एंजाइम, एंजाइम का यूज करके हम राइस के स्ट्रो में से इथेनॉल बनाते हैं, बराबर ना। ओके, तो अगर मुझे सेकेंड जनरेशन इथेनॉल का प्रोडक्शन करना है तो मुझे एंजाइम का प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा, राइट ना। और ये सेकेंड जनरेशन इथेनॉल का प्रोडक्शन बढ़ाने का फायदा क्या है फ्रेंड्स? तो एक तो जो फार्मर राइस का स्ट्रो का स्टबल बर्निंग करता था और स्टबल बर्निंग करने से क्या होता है? कार्बन एमिशन क्रिएट होता है, राइट। और वही फार्मर अभी ये राइस का जो स्ट्रो होगा, बराबर, जो उसका भूसा होगा, वो जो जो प्लांट होगा जो सेकेंड जनरेशन इथेनॉल बनाता होगा इस राइस के स्ट्रो में से, अगर वो फार्मर उसको वो बेच देगा तो फार्मर की भी इनकम होगी और कार्बन एमिशन भी कम होगा। और स्टबल बर्निंग की करने की जगह पे हम क्या करेंगे? उस स्टबल का यूज करके सेकंड जनरेशन इथेनॉल बना सकते हैं। लेकिन इस सेकंड जनरेशन इथेनॉल बनाने के लिए हमको किसका प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ेगा? एंजाइम का, बिकॉज ये एंजाइम का यूज करके हम सेकंड जनरेशन इथेनॉल में से सॉरी, ये एंजाइम का यूज करके करने से हम क्या कर सकते हैं? जो स्टबल है राइस का उसको कन्वर्ट कर सकते हैं किसके अंदर? सेकेंड जनरेशन इथेनॉल के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं, बराबर ना। तो
सेंटर का प्लान है सेकेंड जनरेशन इथेनॉल को प्रोड्यूस करना, उसका प्रोडक्शन बढ़ाना, और इसके लिए सेंटर को क्या एस्टेब्लिश करना है, एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज को एस्टेब्लिश करना है, बिकॉज ये एंजाइम भी हम ज़्यादा मात्रा में इंपोर्ट करवाते हैं। तो अगर हमको आत्मनिर्भर बनना है तो सबसे पहले आपको एंजाइम मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के ऊपर काम करना पड़ेगा, ऐसा सेंटर का मानना है। ओके, तो आई थिंक आपको पूरी न्यूज़ में समझ में आया होगा फ्रेंड्स। ओके, हमारी नेक्स्ट न्यूज़ है फ्रेंड्स, पीआईबी की न्यूज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है फ्रेंड्स। गवर्नमेंट की वेबसाइट है कि कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा एक अप्रूवमेंट दिया गया है कि कैबिनेट अप्रूव्स 12 इंडस्ट्रियल सिटीज अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में 12 इंडस्ट्रियल नोड्स या फिर सिटीज को डेवलप करने का यहाँ पे अप्रूवमेंट दिया गया है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स के द्वारा। अभी इस न्यूज़ में हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या फ्रेंड्स, नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है जो हमको ये न्यूज़ में से पढ़ना है सिंपल, बराबर ना। तो इसके बारे में समझते हैं। तो नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, अगर मैं उसके बारे में बात करूं तो इट इज इंडियाज मोस्ट एम्बिशियस इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोग्राम एमिंग टू डेवलप द न्यू इंडस्ट्रियल सिटीज एज अ स्मार्ट सिटीज एंड कन्वर्जिंग नेक्स्ट जनरेशन टेक्नोलॉजीज अक्रॉस द इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर्स। तो ये नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में सिटीज को स्मार्ट सिटीज बनानी है, वहां पे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है। तो यहाँ पे जो भी सिटीज को सिलेक्ट किया जाता है उसको स्मार्ट सिटीज में कन्वर्ट करना है इस प्रोग्राम के अंडर में, सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो। राइट, ये स्कीम का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि हमको इन्वेस्टमेंट लाना है कहाँ पे, तो लार्ज इंडस्ट्रीज के अंदर और एमएसएमईज के अंदर, दोनों सेक्टर के अंदर। और जो हमारा गवर्नमेंट का जो गोल है कि हमको 2030 तक $2 ट्रिलियन का एक्सपोर्ट करना है, ये इस पर्टिकुलर प्रोग्राम का मेन ऑब्जेक्टिव है। अंडर दिस प्रोग्राम द न्यूली सैंक्शन इंडस्ट्रीज आर, तो यहाँ पे ये सारी इंडस्ट्रीज को यहाँ पे सैंक्शन किया गया है, बराबर ना। फॉर एग्जांपल खुरीपा इन उत्तराखंड, राजपुरा पटियाला इन पंजाब। तो ये जो जो इंडस्ट्रियल एरियाज को यहाँ पे डेवलप करने की बात चली उसका लिस्ट लिखा है जो आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। टोटल 12 प्रोजेक्ट्स को यहाँ पे अप्रूवमेंट दिया गया है नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में। टोटल 28,602 करोड़ का यहाँ पे एस्टिमेटेड इन्वेस्टमेंट है इस स्कीम के अंडर में, बराबर ना। ओके, गवर्नमेंट का तो सिंपल न्यूज़ थी फ्रेंड्स कि यहाँ पे गवर्नमेंट के द्वारा अभी अप्रूवमेंट दिया गया है 12 इंडस्ट्रियल नोड्स को डेवलप करने का अंडर द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर में। तो व्हाट इज द नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम, वो आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। इस प्रोग्राम के अंडर में हमको जो हमारी सिटीज है उसको स्मार्ट इंडस्ट्रियल सिटीज में कन्वर्ट करना है, इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट करना है वहाँ पे, बराबर है। इसके लिए गवर्नमेंट टोटल 12 प्रोजेक्ट को यहाँ पे सैंक्शन किया इस प्रोग्राम के अंडर में। टोटल 28,602 करोड़ का यहाँ पे बजट अलोकेट किया है इस पर्टिकुलर प्रोग्राम के अंडर में, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। और यहाँ पे वर्ल्ड क्लास ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज को डेवलप किया जाएगा। ग्रीनफील्ड का मतलब क्या हो गया, आपको पता होगा फ्रेंड्स, व्हाट इज अ ग्रीनफील्ड एंड व्हाट इज अ ब्राउनफील्ड। ग्रीनफील्ड का मतलब पूरे नए प्रोजेक्ट बनाना, और ब्राउनफील्ड का मतलब क्या हो गया कि जो पुराने प्रोजेक्ट है उसके अंदर जस्ट रिनोवेट करना। तो यहाँ पे ग्रीनफील्ड इंडस्ट्रियल स्मार्ट सिटीज बनानी है, ध्यान में रखना है, पूरे नए प्रोजेक्ट को यहाँ पे एस्टेब्लिश करना है इस प्रोग्राम के अंडर में, राइट ना। तो जो गवर्नमेंट का विजन है कि 2030 तक हमको एक्सपोर्ट कितना करना है, $2 ट्रिलियन, बराबर। तो इस विजन को फुलफिल करने के लिए प्रोग्राम बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। विकसित भारत जो हमको 2047 तक विकसित भारत बनना है उसको भी अचीव करने में ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा। ओके, और एक पीएबी की न्यूज़ है फ्रेंड्स कि अभी रिसेंटली डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन ने सिलेक्ट किया 16 टीचर्स फ्रॉम हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स एंड पॉलिटेक्निक्स फॉर द नेशनल अवार्ड्स टू टीचर्स 2024। बहुत इंपॉर्टेंट है, नेशनल अवार्ड्स फॉर टीचर्स 2024। ये अवार्ड्स अभी टोटल 16 टीचर्स को दिया जाएगा जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में काम करते हैं और पॉलिटेक्निक्स में काम करते हैं। ये अवार्ड कौन देगा, तो डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंडर में ये डिपार्टमेंट काम करता है, तो उनके द्वारा ये अनाउंसमेंट दिया गया है, राइट। ओके, तो सिंपल न्यूज़ है, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन सिलेक्ट 16 टीचर्स in higher education institutions and polytechnic for the national awards for teachers 2024, राइट। तो ये जो नेट अवार्ड है नेशनल अवार्ड्स फॉर टीचर्स 2024, ये 16 टीचर्स को दिया जाएगा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, बराबर ना। ओके, अभी नेट अवार्ड्स कब से शुरू किया गया, क्यों दिया जाता है, किसको दिया जाता है, उसके बारे में बात करते हैं, राइट। चलो, अगर मैं नेट अवार्ड की बात करूं, नेशनल टीचर्स अवार्ड के बारे में बात करूं, द पर्पस ऑफ दिस अवार्ड इज टू सेलिब्रेट द यूनिक कंट्रीब्यूशन ऑफ द सम ऑफ द फाइनेस्ट टीचर्स इन द कंट्री एंड टू ऑनर दोज टीचर्स हु थ्रू देयर कमिटमेंट एंड इंडस्ट्री
have not only improved the quality of school education but also enriched the lives of their students। तो ऐसे टीचर्स को यहाँ पे अवार्ड दिया जाता है कि जिन्होंने सोसाइटी में बहुत ही अच्छा रोल प्ले किया है, बहुत ही अच्छा कंट्रीब्यूशन दिया है। उन्होंने मात्र स्टूडेंट्स को एजुकेशन नहीं दिया लेकिन उनकी लाइव्स को संवारा है। तो ऐसे टीचर्स को यहाँ पे नेशनल लेवल पे ये अवार्ड दिया जाता है, नेशनल टीचर्स अवार्ड, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। और दिस अवार्ड इज कन्फर्ड ऑन द एग्जामिनरी टीचर्स या तो फिर फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस एंड पॉलिटेक्निक्स। तो ये जो अवार्ड है, जो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टीचर्स है या तो फैकल्टी मेंबर्स है जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में पढ़ाते हैं या तो फिर पॉलिटेक्निक्स में, तो उनको ये अवार्ड दिया जाता है। अगर मैं एलिजिबिलिटी की बात करूँ, दिस अवार्ड इज ओपन टू ऑल द फैकल्टी मेंबर्स ऑफ द कॉलेज, यूनिवर्सिटीज, हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस, पॉलिटेक्निक्स इन इंडिया। द कैंडिडेट्स शुड बी सेटिस्फाई द फॉलोइंग कंडीशंस। कौन सी कंडीशन उनको सेटिस्फाई करनी पड़ेगी? द नॉमिनी शुड बी अ रेगुलर फैकल्टी मेंबर। He must have at least 5 years of full-time experience. The nominee should not be over 55 years of age of the last date of the receiving the application for the awards। बराबर ना। तो ये जो इनको ये अवार्ड दिया जाएगा जिसकी एज मैक्सिमम कितनी होनी चाहिए? 55 ईयर्स होनी चाहिए। बराबर 55 साल से ऊपर वाले जो टीचर्स हो गए उनको ये अवार्ड नहीं दिया जाएगा, राइट ना। तो जो एलिजिबिलिटी है वो आपको ध्यान में रखनी है। जस्ट फैकल्टी मेंबर होने चाहिए कोई भी कॉलेज, यूनिवर्सिटी या हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन के, या तो फिर पॉलिटेक्निक्स के, या तो फिर उसके अलावा रेगुलर फैकल्टी मेंबर होने चाहिए, फुल टाइम एक्सपीरियंस होना चाहिए 5 साल का, और उनकी मैक्सिमम एज कितनी होनी चाहिए? 55 ईयर्स, ध्यान में रखना है। नेशनल टीचर्स अवार्ड कौन से टीचर को दिया जाता है, उनकी एज कितनी होनी चाहिए मैक्सिमम, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है। 55 ईयर्स, बराबर ध्यान में रखना है। ओके। और उसके अलावा जो वाइस चांसलर है, डायरेक्टर है, प्रिंसिपल है, बराबर है, आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। वाइस चांसलर, डायरेक्टर और प्रिंसिपल आर नॉट एलिजिबल टू अप्लाई। However, individuals who were in such positions but below the 55 years of the age and still in active service are eligible। लेकिन अगर इनकी एज, इनमें से कोई एक पोस्ट पे कोई व्यक्ति है और उनकी एज 55 साल से कम है तो वो अप्लाई कर सकता है, राइट। और जो विनर होगा उसको मेडल मिलेगा और सर्टिफिकेट मिलता है कितने थाउजेंड का? 50,000 का। तो आई थिंक आपको ये नेशनल टीचर्स अवार्ड के बारे में समझ में आया होगा। 16 टीचर्स को इस बार सिलेक्ट किया गया है मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के द्वारा, डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन के द्वारा, राइट ना। ओके। चलो, सेंटर ने अभी रिसेंटली अप्रूवमेंट दिया है फॉर द एक्सपांशन ऑफ एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। इसके बारे में बात करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम, बराबर। उसको भी एक्सपांड करने की बात की है सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा। इसके बारे में देखते हैं। तो न्यूज क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट रिसेंटली एक्सपांडेड द स्कोप ऑफ द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम टू मेक इट मोर अट्रैक्टिव एज अ पार्ट ऑफ इट्स ऑब्जेक्टिव टू स्ट्रेंथन द फार्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर फैसिलिटीज इन द कंट्री। तो ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है, इसका मेन ऑब्जेक्टिव क्या है कि जो फार्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर है हमारे कंट्री के अंदर, उसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करना, बराबर ना। तो अभी इसको एक्सपांड किया गया है। पहले तो हम उसका ओरिजिनल वर्जन देख लेते हैं कि एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम क्या है। तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है फ्रेंड्स, जिसको 2020 के अंदर लॉन्च किया गया था। सेंट्रल सेक्टर स्कीम, दो टाइप की स्कीम होती है फ्रेंड्स। एक तो होता है सेंट्रल सेक्टर स्कीम और एक होता है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। सेंट्रल सेक्टर स्कीम कौन सी होती है कि यहाँ पे अ, वो स्कीम के पीछे पूरा का पूरा पैसा कौन खर्च करता है फ्रेंड्स? सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है, सेंट्रल गवर्नमेंट। और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम क्या होता है कि यहाँ पे कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट खर्च करती है और कुछ पैसा स्टेट गवर्नमेंट खर्च करती है, बराबर ना। तो वो होती है सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम। लेकिन ये जो एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम है वो सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब पूरा का पूरा पैसा कौन खर्च करेगा? सेंट्रल गवर्नमेंट, ध्यान में रखना है। 2020 में इसको लॉन्च किया गया है। ओके, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? द स्कीम shall provide a medium to long term debt financing facility for investment in the viable projects for the post harvest management infrastructure and community farming assets through interest subvention and financial support। देखो, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है, फॉर एग्जांपल एक फार्मर है, ये फार्मर फसल तो उगाता है, ओके, लेकिन ये फसल उसका उग गया, उसका क्रॉप सीजन कंप्लीट हो गया, उसके बाद वो फसल को स्टोर करने के लिए, वो स्टोर करने के लिए जो स्टोरेज फैसिलिटी चाहिए, वो स्टोरेज फैसिलिटी अगर फार्मर को बनानी है, बराबर, या तो फिर ये फसल को हार्वेस्ट करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एग्जांपल एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफर करने के लिए उसको कोई ट्रैक्टर वगैरह लाना है, मतलब ऐसे सारी एक्टिविटी जो एक फार्मिंग के लिए चाहिए, वो सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स जो एक फार्मिंग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बराबर, वो सारी इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए यहाँ पे फार्मर्स लोन ले सकता है इस स्कीम के अंडर में। उसको इंटरेस्ट सबवेंशन भी मिलेगा, बराबर, और फाइनेंशियल सपोर्ट मतलब लोन मिलता है इस स्कीम के अंडर में।
राइट। द ड्यूरेशन ऑफ द स्कीम शेल बी फ्रॉम फाइनेंशियल 2020 टू फाइनेंशियल 2032। ये जो स्कीम है उसका जो ड्यूरेशन है वो 2020 से लेकर 2032 तक का है। उसका जो टाइम पीरियड है वो कितने साल का है? 10 साल का है फ्रेंड्स, बराबर ना। ओके। कौन यहाँ पे इस स्कीम के अंडर में लोन या तो फिर इस स्कीम का बेनिफिट ले सकता है? तो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, पैक्स। ये जो आपको पता ही होगा फ्रेंड्स के गांव के अंदर पैक्स देखने को मिलती है, प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज, जो फार्मर्स को छोटे मोटे लोन देने में बहुत हेल्प करती है, राइट ना। मार्केटिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज, ये भी इस स्कीम के अंदर में लोन ले सकती है। फार्मर प्रोड्यूस ऑर्गेनाइजेशन भी इस स्कीम के अंदर में लोन ले सकते हैं। फार्मर्स भी ले सकते हैं इंडिविजुअली। सेल्फ हेल्प ग्रुप ले सकते हैं। ज्वाइंट लाइबिलिटी ग्रुप्स ले सकते हैं। मल्टीपर्पज कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी ले सकती हैं। और एग्री इंटरप्रेन्योर्स और स्टार्टअप्स भी स्कीम के अंडर में लोन ले सकती है। कौन सी स्कीम के अंडर में? एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंडर में। लेकिन यहाँ पे जो फंड मिलता है वो पोस्ट हार्वेस्टिंग फैसिलिटी को डेवलप करने के लिए, जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए वो इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करने के लिए यहाँ पे लोन मिलता था, राइट ना। ओके, राइट। अभी लेकिन यहाँ पे कुछ एक्सक्लूजन्स भी है कि कौन से लोग इस स्कीम के अंदर में लोन नहीं ले सकते। तो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स जो पीएसयूज है, भले वो फिर एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करती हो लेकिन वो डायरेक्टली एलिजिबल नहीं है स्कीम के अंदर में, बराबर ना। ओके। एंड कौन इस स्कीम के अंडर में लोन दे सकता है इस स्कीम के अंडर में? तो ऑल शेड्यूल कॉमर्शियल बैंक्स, शेड्यूल कोऑपरेटिव बैंक्स, आरआरबी, स्मॉल फाइनेंस बैंक्स, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज, नेशनल कोऑपरेटिव डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ये सभी संस्थाएं इस स्कीम के अंदर में लोन दे सकती है, बराबर ना। ओके। ओके। और अगर मैं इस स्कीम के फीचर्स के बारे में बात करूं तो ऑल द लोन्स अप टू द लिमिट ऑफ 2 करोड़ अंडर दिस फाइनेंसिंग फैसिलिटी विल हैव द इंटरेस्ट सबवेंशन ऑफ 3% पर एनम। दिस सबवेंशन विल बी अवेलेबल फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 7 ईयर्स। अगर कोई व्यक्ति या फार्मर या तो फिर ये जो भी संस्था जो हमने अभी यहाँ पे बात की, वो इस स्कीम के अंडर में मैक्सिमम कितने 2 करोड़ की लोन ले सकता है, 2 करोड़ की। और उसको 3% का इंटरेस्ट समय से मिलेगा। मतलब अगर वो लोन 10% का रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो उसमें 3% गवर्नमेंट पे करेगी। मतलब उस व्यक्ति को कितना पे करना है? 7%, बराबर ना। और ये इंटरेस्ट सबमिशन मैक्सिमम कितने पीरियड तक चलेगा? जब से वो लोन लेगा तब से 7 साल तक चलेगा, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। और हाँ, एक एप्लीकेंट ऐसे 25 प्रोजेक्ट के लिए लोन ले सकता है अलग अलग। फॉर एग्जाम्पल, एक प्रोडक्ट के लिए 2 करोड़ की लिमिट, तो ऐसे 25 प्रोडक्ट्स के लिए वो 2-2 करोड़ की लिमिट यहाँ पे ले सकता है, बराबर ना। ओके, ध्यान में रखना है। और अगर इस स्कीम के अंदर में अगर आपको अप्लाई करना है तो इट इज मैंडेटरी फॉर द बोरोवर्स टू कंट्रीब्यूट एटलीस्ट 10% ऑफ टोटल प्रोजेक्ट कोर्स, बराबर ना। मतलब फॉर एग्जाम्पल, अगर एक फार्मर को 100 रुपया लग रहा है फॉर एग्जाम्पल एक पर्टिकुलर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने के लिए, तो वो 100 रुपये के ऊपर लोन नहीं ले सकता। उसको 10% तो अपनी जेब में से निकालने पड़ेंगे। उसको लोन कितने की मिलेगी फ्रेंड्स? 90 रुपीज़ की मिलेगी, ध्यान में रखना है, बराबर ना। ओके। और ओके, यहाँ पे गवर्नमेंट ने कुछ रिजर्वेशन भी रखा है इस स्कीम के अंडर में कि जो जितनी भी ग्रांट गवर्नमेंट देगा इस स्कीम के अंडर में, बराबर, उसमें से 24% फंड किसको मिलना चाहिए? जो SC ST इंटरप्रीनर्स है उनको मिलना चाहिए। उसमें भी 16% SC कैटेगरीज को और 8% ST कैटेगरी को मिलना चाहिए, बराबर ना। ओके। एंड besides this, lending institutions would be ensure the adequate coverage of the entrepreneurs belonging to the women and other weaker section of the society may be provided loan as a priority basis, बराबर ना। तो यहाँ पे जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है, मतलब बैंक्स को गवर्नमेंट ने क्या बोला है कि इस स्कीम के अंदर में आपको मेनली किसके ऊपर फोकस करना है? वुमेन इंटरप्रीनर्स के ऊपर, जो वीकर सेक्शंस के जो इंटरप्रीनर्स है उनके ऊपर फोकस करना है, बराबर ना। ओके। और यहाँ पे बैंक्स यहाँ पे इस स्कीम के अंदर में लोन क्यों प्रोवाइड करेगी, उसको क्या बेनिफिट है? तो यहाँ पे गवर्नमेंट ने बोला है कि अगर आप इस स्कीम के अंदर में लोन प्रोवाइड करते हो तो हम आपको क्या प्रोवाइड करते हैं? क्रेडिट गारंटी प्रोवाइड करते हैं, बराबर ना। ओके। और क्रेडिट गारंटी का मतलब क्या हो गया फ्रेंड्स, कि अगर फार्मर्स इस फॉर एग्जाम्पल अगर कोई फार्मर ने इस स्कीम के अंदर में लोन ली और वो कोई कारणवश ये लोन की भरपाई नहीं कर पाया, तो बैंक को ये लोन की भरपाई कौन करेगा? गवर्नमेंट पे करेगा। इसको बोलते हैं फ्रेंड्स क्रेडिट गारंटी, ध्यान में रखना है। ओके, राइट। ओके। तो तो आई थिंक फ्रेंड्स आपको समझ में आया होगा व्हाट इज द एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम। और अभी रिसेंट न्यूज़ में क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट ने यहाँ पे कुछ इस स्कीम के अंदर में एक्सपांसन किया। अभी क्या एक्सपांसन करने वाला है वो अभी रिसेंट अनाउंस नहीं किया, लेकिन गवर्नमेंट ने अभी अप्रूवमेंट किया है कुछ एक्सपांसन एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम के अंडर में। इसके लिए वो रिसेंट न्यूज़ में है। और एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड स्कीम क्या है, कब लॉन्च की गई, उसके बेनिफिट्स को कौन ले सकता है, और कैसे जो लैंडिंग इंस्टीट्यूशन है वो इस स्कीम के अंडर में एलिजिबल इंस्टीट्यूट को कैसे पैसा देती है, कितना पैसा देती है, कितना इंटरेस्ट सबमिशन प्रोवाइड करती है, वो सब आपको समझ आया होगा फ्रेंड्स। ओके, चलो। आई थिंक फ्रेंड्स आज की तमाम न्यूज़ में आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय।